Hello guys, this is mains answer writing series of lecture. This is my lecture number 2. In the first lecture, I discussed about Patna Kalam painting. Second lecture देखते हैं क्या है आपके लिए. Okay, yes, this one is Mauryan art and architecture. तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए देखते हैं कि कैसे इसकी आंसर राइटिंग करी जाएगी बीपीएससी मेंस के लिए. लेट्स प्रोसीड टू मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर आंसर राइटिंग. यस, बिफोर गोइंग टू द मेंस आंसर राइटिंग, लेट्स सी द क्वेश्चन पेपर ऑफ बीपीएससी प्रीवियस ईयर्स. ऑलराइट, अब देखते हैं कि कौन कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं. ओके, तो देखो आप 14th बीपीएससी में क्या क्वेश्चन था, फीचर्स ऑफ मौर्यन स्कल्पचर. ओके, आप ध्यान रखना स्कल्पचर पे यहाँ पे क्वेश्चन है. अब देखो 41st में क्या था, 41st में था फीचर ऑफ मौर्यन आर्ट विद रेस्पेक्ट टू बिहार. पहले देखो यहाँ पे स्कल्पचर के बारे में पूछा हुआ है, फिर विद रेस्पेक्ट टू बिहार मौर्यन आर्ट पूछा हुआ है. ओके, आप देखना कि किस तरीके से क्वेश्चन ना मतलब प्रोग्रेस कर रहा है. चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मौर्यन आर्ट, यहाँ पे आपको फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में लिखना है. ओके, आगे बढ़ो. आगे क्या है कि आगे है सिलिएंट फीचर्स ऑफ मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर. ओके, ये पूछा गया था 47th बीपीएससी में. ओके, नेक्स्ट इज सिलिएंट फीचर ऑफ मौर्यन आर्ट. ऑलराइट, ये देखो सिलिएंट फीचर ऑफ मौर्यन आर्ट, ये 53rd to 55th बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था. नेक्स्ट इज मौर्यन आर्ट एंड इट्स इम्पैक्ट इन बिहार. ये कब पूछा गया, ये 60 to 62nd बीपीएससी में पूछा गया. आप देखो ये प्रोग्रेस को आपको ना ढंग से ध्यान में रखना है कि सिलिएंट फीचर ही पूछा गया है लेकिन अलग अलग तरीके से. ओके, अब देखो 64th में क्या पूछा गया था, पूछा गया था मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड इट्स रिलेशनशिप विद बुद्धिज्म. ये देखो क्वेश्चन का लेवल कहाँ तक आ गया. ओके, आप देखो कि सारे क्वेश्चन एक जैसे लगेंगे लेकिन बारीक सा थोड़ा सा डिफरेंस है. ओके, तो आपको करना क्या है कि इसी बारीकी को पकड़ना है और नेक्स्ट 67th में क्या क्वेश्चन हो सकता है, अगर मौर्यन आर्ट पे पूछते हैं तो क्या क्वेश्चन हो सकता है वो प्रिडिक्ट करना है. ऑलराइट, देखो अभी तक मौर्यन आर्ट का विदेशी प्रभाव के बारे में क्वेश्चन नहीं आया है, इसके बारे में पूछा जा सकता है. ऑलराइट, जैसे ईरानियन प्रभाव की बात चलती है मौर्यन आर्ट के बारे में, ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि आगे अगर कोई क्वेश्चन आ सकता है तो उसको हम कैसे डील करेंगे. तो देखो इससे आप ये समझ जाओ कि इतने जो क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो अभी जो मेंस आंसर राइटिंग के लिए जो मटेरियल तैयार कर रहे हैं ना हम लोग, तो उसमें वो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी एंड प्लस क्या चीज़ें कवर होंगी, प्लस वो चीज़ें कवर होंगी जो कि आगे पूछा जा सकता है. ओके, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों को साथ में रखते हुए हम लोगों ने क्या करा है, अभी मेंस आंसर राइटिंग ये स्टार्ट करा हुआ है. आई होप ये जर्नी आपको पसंद आएगी. चलिए समझते हैं कि मेंस आंसर राइटिंग करते कैसे हैं. देखो जब भी आप मेंस आंसर राइटिंग करने जाओ ना, 3 चीज़ें होती हैं वहाँ पे. फर्स्ट होता है आपका इंट्रोडक्शन, सेकेंड होता है आपका बॉडी एंड थर्ड होता है आपका कंक्लूजन. ओके, पहले मैं बात करूंगा इंट्रोडक्शन की, उसके बाद बॉडी, देन कंक्लूजन आएंगे. इंट्रोडक्शन को समझते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या है एग्जैक्टली. देखो इंट्रोडक्शन में जैसा कि डिमांड ऑफ द क्वेश्चन हो ना, उसको समझना होता है और अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ द क्वेश्चन आपको उसका इंट्रो लिखना है. ऑलराइट, क्योंकि यहाँ पे मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर से ही क्वेश्चंस आएगा, तो मोर और लेस आपका जो भी इंट्रोडक्शन होगा इसी फ्रेम में रहेगा जैसा कि मैंने आपको बताया है. ओके,
तो चलिए देखते हैं कि आपका किस टाइप का होना चाहिए इंट्रोडक्शन। ऑलराइट, मैंने पॉइंट में लिखा है, लेकिन जनरली आपको इंट्रोडक्शन क्या है, पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है। 3 से 4 लाइंस में आपको लिखना है, ज़्यादा आप लंबा मत खींचना इंट्रोडक्शन को, ठीक है। बॉडी को लंबा खींचेंगे, ओके। सेम चीज़ जो मैंने पॉइंट में लिखा है, आपको क्या लिखना है, स्टेटमेंट में लिखना है इंट्रोडक्शन को। बॉडी को कैसे लिखना है, बॉडी को हम लोग लिखेंगे पॉइंट फॉर्म में, ठीक है ना। कैसे लिखेंगे, पॉइंट फॉर्म में लिखेंगे बॉडी को, ओके। तो ये चीज़ ध्यान रहनी चाहिए। ऑलराइट, कंक्लूजन कैसा होना चाहिए, इसकी भी बात ही कर लेते हैं, अभी बात कर लेते हैं, फिर इंट्रोडक्शन पे जाता हूँ। कंक्लूजन जो आपका होना चाहिए, हमेशा ध्यान रहे कि वो पॉजिटिव सोच के साथ आपका कंक्लूजन होना चाहिए, फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, ठीक है ना। ये फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए। एंड जितना भी आपने बात किया है अभी तक इंट्रोडक्शन एंड बॉडी में, उन सब को मिला करके ये जो है ना समअप होना चाहिए, ठीक है ना। इसका क्या होना चाहिए, समअप समथिंग, आप क्या कर रहे हो, उसी चीज को समअप कर रहे हो, डेट मीन्स उसी चीज का वैलिडेशन आप कर रहे हो, ठीक है। लास्ट में बोल करके उसका वैलिडेशन कर रहे हो, ठीक है। तो आप जो भी स्टेटमेंट लिखोगे ये सारी चीजें कवर होनी चाहिए, पॉजिटिवनेस, फ्यूचरिस्टिक, समअप करके वैलिडेशन आपको करना है। अगर आप ऐसा करने में कामयाब हो जाते हो तो कंक्लूजन आपका बेस्ट हो जाएगा। ऑलराइट, तो देखते हैं इंट्रोडक्शन को पहले समझ लेते हैं कि इंट्रोडक्शन को कैसे डील किया जा सकता है। ऑलराइट, चलिए इंट्रोडक्शन को देखें। तो सबसे पहले देखो कि इंट्रोडक्शन में क्या समझेंगे, मतलब मौर्यन आर्ट की कौन सी ऐसी खूबी है जिसके लिए ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। देखो, मौर्यन आर्ट को कहा जाता है दिस इज अ ओल्डेस्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर फॉर्म्स अवेलेबल टुडे। ओके, आज जो भी मतलब आर्ट एंड आर्किटेक्चर आप देखते हो, उसकी अगर शुरुआत को आप समझो, ओके, तो वो क्या है, वो है मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। लेकिन आप कहोगे कि सर उससे पहले तो आईवीसी आ गया था, ओके, तो आईवीसी को हम क्या करें। ऑलराइट, देखो आईवीसी उससे पहले आ गया था, ओके ना, उससे पहले क्योंकि आईवीसी आ गया था, तो अब क्या करें। आईवीसी देखो, आईवीसी के बाद क्या हुआ था, एक लॉन्ग गैप देखा गया है, ओके, उसके बीच की हमें जानकारी है ही नहीं। और आईवीसी के बाद क्या आया था, मौर्य काल आया था, और मौर्य काल के बाद अभी हम प्रेजेंट में एक कंटिन्यूटी देख रहे हैं, ओके। इसलिए क्योंकि मौर्य काल के बाद एक कंटिन्यूटी देखी गई है, इसलिए मौर्य काल का आर्ट एंड आर्किटेक्चर विशेष है एंड ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर माना जाएगा, जो कि हम आज फॉलो कर रहे हैं। ऑलराइट, तो इस चीज पे आपको ध्यान देना है, ओके ना। स्टेटमेंट उसी तरीके से चूज करना है। ये फर्स्ट नहीं है हमारा आर्ट एंड आर्किटेक्चर, फर्स्ट तो आईवीसी है, लेकिन कंटिन्यूटी में देखो तो मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर क्या है, वो फर्स्ट माना जाएगा। ऑलराइट, समझ गए ना। तो ये जो शब्दों का चयन है ना, वो प्रॉपरली होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि और क्या लिखना है। अब हम बात करेंगे कि ये जो पीरियड था ना, ये वॉज मार्क्ड बाय द मैच्योर यूज ऑफ स्टोन एंड द प्रोडक्शन ऑफ मास्टर पीसेज। देखिए अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बात करेंगे स्तूपाज की, बात करेंगे किसकी बात करेंगे, स्तूपाज की बात करेंगे, पिलर्स की बात करेंगे। ऑलराइट, तो स्तूपाज पिलर्स आप देखोगे ये किस चीज के बने होंगे, ये जनरली स्टोन के बने होंगे। और स्टोन से एक मास्टरपीस बनाना पहली बार अगर आप देखोगे तो वो किस में देखा गया है, वो देखा गया है मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर में, और वही इसकी विशेषता है। तो वो आपको इंट्रोडक्शन में पुटअप करना है। और देखते हैं और क्या चीजें हैं। ये क्या है, इट वॉज द बिगनिंग ऑफ बुद्धिस्ट स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर इन इंडिया। ओके, देखो बुद्धिस्ट स्कूल उसी टाइम क्या हुआ था, ओरिजिनेट हुआ था, बिगनिंग हुआ था। बस बुद्धिस्ट उस टाइम पे फ्लरिश्ड नहीं था, देखो बिगनिंग हुआ था बुद्धिस्ट का, और उसी टाइम पे आप देखोगे जैनिज्म, हिंदुइज्म, आजीविका। ओके, तो ये देखो जैनिज्म, हिंदुइज्म, आजीविका एंड प्लस में बुद्धिस्ट। ओके, तो देखो इतने ढेर सारे रिलीजन का संगम एक ही टाइम पे देखा गया था। वो कौन सा टाइम था, वो था मौर्यन, मतलब मौर्यन जो टाइम था ना, उस टाइम पे बहुत ढेर सारे आप मतलब धर्म के बारे में
पढ़ाई करोगे और धर्म का इन्फ्लुएंस आपको कहाँ दिखेगा, उसी आर्ट एंड आर्किटेक्चर में दिखेगा। और इसी से प्रेरित होकर के आपने देखा था बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि बुद्धिज्म से कैसे प्रेरित है। ऑलराइट, समझ गए ना। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को क्या करोगे, ठीक है, मॉडिफाई करोगे और बातें इसमें करोगे इंट्रोडक्शन में। मैंने बॉडी की बात कर ली एंड कंक्लूजन की बात ऑलरेडी कर ली है। ऑलराइट, तो चलिए ये तो रहा इंट्रोडक्शन, चलते हैं अब बॉडी में। देखो मैं आपको बता दूं, अगर आप चार्ट, डायग्राम्स, ये सारे जितने यूज कर पाओगे ना, उतना ही आप मार्क्स फैचिंग, ठीक है, आप लिखोगे। ओके, तो ध्यान रहे कि आपके पास क्योंकि स्कोप है यहाँ पे कि हम चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं, तो क्यों नहीं, यहाँ पे तो हम चार्ट ड्रॉ करेंगे ही। देखिए मॉडर्न आर्ट को हम डिवीजन करेंगे। मॉडर्न आर्ट डिवाइड होता है दो पार्ट में, एक होता है आपका कोर्ट आर्ट और सेकेंड है आपका पॉपुलर आर्ट। कोर्ट आर्ट को समझते हैं कि कोर्ट आर्ट क्या है। कोर्ट आर्ट वो आर्ट है जिसको कोर्ट के द्वारा मतलब इनिशिएट किया गया, यानी इनिशिएटिव जो था कोर्ट का था। कोर्ट का मतलब क्या हुआ, कोर्ट का मतलब हुआ कि किंग्स यानी राजा महाराजा जो थे ना उस टाइम के, ठीक है, तो उनके इनिशिएटिव से आपका जो भी चीजें मतलब बनी, ओके, उसको बोलते हैं कोर्ट आर्ट। और पॉपुलर आर्ट किसको बोलते हैं, यानी इंडिविजुअल पर्सन जो भी रहे, ओके, उससे जो भी चीजें बनी, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम पॉपुलर आर्ट, यानी इंडिविजुअल इनिशिएटिव जहां पे आपको दिखेंगी। देख लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं। कोर्ट आर्ट की अगर बात करें तो वो पैलेसेज यानी महल वगैरह जो है ना, ठीक है, तो देखो आप यहाँ पे ये मतलब जो फिगर आपको दिख रहा है ना, ठीक है, ये मतलब सम्राट अशोक का महल का मतलब पिक्चर है, वो आज का पिक्चर है, तो मतलब पटना में आपको दिखेगा। ऑलराइट, ये देखिए सेकंड इज पिलर्स। पिलर ये देखिए कौन सा है, सारनाथ का पिलर है। ओके, ये देखिए स्तूपाज। स्तूपाज के बारे में कहूं तो ये देखिए ये सांची का स्तूप है। ओके, मैंने छोटे छोटे मतलब पिक्स भी यहाँ पे कर रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब चलिए, अब नेक्स्ट इज केव्स। केव्स के बारे में ये देखो, ये है आपका कौन सा केव है ये, ठीक है, ये है लोमस ऋषि केव्स, ठीक है ना। अब देखिए पोट्री, ये देखिए ये है पोट्री किस टाइम की, मौर्यन टाइम की। स्कल्पचर की बात करूं तो ये देखिए यक्षिनी की मतलब फोटो है। ऑलराइट, तो आप समझ गए ये एक ओवरव्यू है जहां पे आपको ये सारी बात करनी है कि इस तरीके से चीजें हैं। ऑलराइट, समझ गए ना। अब इसके क्या करते हैं, इसको प्रॉपरली समझते हैं, देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, कुछ इसके फीचर्स को समझते हैं, जो कि आपके मेंस का क्वेश्चन जनरली होगा। ऑलराइट, सबसे पहले किस पे हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे पैलेसेस की बात करेंगे कि पैलेसेस में क्या क्या है। देखो पैलेसेस की बात कर लेते हैं तो पहले हम ये देख लेते हैं कि हिस्टोरियंस का क्या कहना था। कुछ ऐसे सबूत हैं क्या हिस्टोरियंस ने अपने बुक्स में कहा हो कुछ, ठीक है, तो जी हाँ हमारे पास कुछ ऐसे सबूत हैं। जैसे कि अगर मेगास्थनीज की बात करूं तो मेगास्थनीज ने डिस्क्राइब किया था कि मतलब ये जो मौर्यंस जो पैलेसेस थे उसको बोला था द पैलेसेस ऑफ द मौर्यन एम्पायर एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, ठीक है, क्रिएशंस ऑफ मैनकाइंड। सोचिए कितनी बड़ी बात कही थी। अब मैं पूछूं कि मतलब ऐसे प्रीलिम फैक्ट है, मेगास्थनीज कौन था, ठीक है, और किसके टाइम पे आया था, ठीक है, आप बताइए किसके टाइम पे आया था। वो आया था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, और उनकी एक बुक का नाम अगर आप बता दो तो मजा आ जाएगा, ठीक है, बुक का नाम था यस इंडिका, ठीक है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें, चलिए मतलब फिर देखते हैं और किसी हिस्टोरियन ने क्या क्या कहा था। चाइनीज हिस्टोरियन थे ट्रेवलर, ये थे फाइयान। ओके, चलिए फाइयान किसके टाइम पे आए थे ये भी बताइए। अब वो आए थे चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे। देखते हैं फाइयान ने क्या कहा था। फाइयान ने कहा था कि मौर्यन पैलेसेज एज गॉड गिफ्टेड मॉन्यूमेंट। सोचिए कितनी बड़ी बात कही थी कि मौर्यन पैलेसेज को गॉड गिफ्टेड मॉन्यूमेंट बताया गया। ऑलराइट, ओके, अब इसके बाद बात करेंगे कुछ और चीजों की मतलब फीचर्स की, ठीक है। उसके बारे में मतलब पैलेसेस के बारे में बोला जाता है कि इन पे क्या है, पर्शियन इन्फ्लुएंस है। ओके, तो पर्शियन इन्फ्लुएंस की बात करेंगे कि पर्शियन इन्फ्लुएंस कैसे है। ओके, तो देखिए द पैलेसेस ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य वॉज इंस्पायर्ड बाय द
आर्कमेडियन पैलेसेस इन ईरान। ठीक है ना। तो मतलब इसकी भी बात चली है कि मतलब उनके जो पैलेसेस थे ना वो ईरान से थोड़े बहुत मिलते जुलते थे। ओके, तो इस चीज को भी इंडिकेट कर देना है। मैंने बताया था एक क्वेश्चन आ सकता है उस तरीके का कि मतलब इस पे विदेशी क्या प्रभाव है क्या। ठीक है, अभी आया नहीं है, तो मतलब मोस्ट प्रोबेबली आप इस तरीके से भी आप सोचना स्टार्ट कर दो, मतलब वन स्टेप अहेड। ऑलराइट, जो कि बीपीएससी पूछ सकती है। ओके, जितना क्वेश्चन आया है वो तो हम कर ही रहे हैं, एक्स्ट्रा भी कर रहे हैं। ऑलराइट, समझ रहे हो ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज मटेरियल यूज्ड की बात करेंगे। मटेरियल यूज्ड, इसमें यहाँ पे कौन सी मटेरियल यूज हुई थी हम देखेंगे। उस टाइम पे वुड जो मटेरियल था वो यूज हुआ था, और स्पेसिफिकली अगर बात करें चंद्रगुप्त मौर्य के महल में वुड का बहुत ज्यादा प्रयोग देखा गया है। ठीक है ना, तो ये रही बात। अब देखिए ये जो मतलब पिक्चर मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये पिक्चर किसका है, ये है अशोक पैलेस एट, ठीक है, कुम्हरहार। ठीक है ना, तो ये देखिए ये अभी ऐसा दिख रहा है। ठीक है, और ये एक साफ्ट है। ऑलराइट, और भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। मौर्यन कैपिटल एट पाटलिपुत्रा, चंद्रगुप्त मौर्य पैलेसेज, ये सारे इसके एग्जांपल्स हो गए। एग्जांपल्स लिखना आप कभी भी मत भूलिए। ऑलराइट, चलिए पैलेसेस के बाद चलते हैं पिलर्स के बारे में। ओके, तो पिलर्स के बारे में देखते हैं कि पिलर्स क्या बता रहा है आपको। ये देखिए ये आपको पिलर जो दिख रहा है ये है आपका सारनाथ का पिलर। ओके, जैसे कि नेशनल एम्बलम जो इसको माना गया है ना, ऊपर वाले मतलब पोर्शन को, कैपिटल फिगर को नेशनल एम्बलम मतलब में शामिल किया गया है ना। ठीक है, हम मतलब उसी सारनाथ पिलर की बात कर रहे हैं। ऑलराइट, तो चलिए इसके फीचर्स को थोड़ा समझते हैं कि इनके फीचर्स क्या है। देखो एक चीज मैं बता दूं, जहां पे आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो ना, वहां पे आप कोशिश करिए कि डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। चलिए मैं आपके लिए एक डायग्राम, इसका डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। ऑलराइट, आप पेज पे तो बहुत आसानी से कर लोगे, जब मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, ये देखो ये जो मैंने अभी डायग्राम ड्रॉ किया ना, ये एक साफ्ट का डायग्राम ड्रॉ कर लिया। साफ्ट के ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, साफ्ट के ऊपर देखो मैं कैपिटल लगा रहा हूँ। ये देखो ये जो है ये कैपिटल में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखो ये कोशिश कर रहा हूँ ना मैं, ये कैपिटल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो मैंने बनाया है ये देखो कमल के फूल जैसा लग रहा है ना, लोटस टाइप का। ठीक है, यही ये लोटस टाइप का, ये देखो ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे बनाने की कोशिश करी है, लोटस टाइप का ये पोर्शन मैंने बनाया है, उसको क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। कैपिटल के ऊपर हम लोग क्या लगाएंगे, एबेकस लगाएंगे। डिफरेंट कलर ले लूँ, चलो इसके ऊपर एबेकस लगाएंगे। एबेकस देखो इस कलर का एबेकस लगा दिया, देखो ये रहा हमारा एबेकस। और एबेकस के ऊपर एक और डिफरेंट कलर ले लेते हैं। ठीक है, एबेकस के ऊपर क्या करते हैं कि ये रहा एबेकस के ऊपर, सपोज कि आपका ये लॉयन है। ठीक है ना, ये लॉयन यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ऑलराइट, तो आपको समझ में आ गया क्या क्या चीजें थी। देखो साफ्ट क्या है, ये देखो ये है आपका साफ्ट। ठीक है, जैसे कि ये वाली चीज, ठीक है ना, देख रहे हो ना, ये वाली चीज वही है ना साफ्ट आपका। ठीक है, कैपिटल, कैपिटल देखो क्या है, कैपिटल ये लोटस टाइप का है ना, ये देखो ये आपका कैपिटल हो गया। एबेकस क्या हो गया, एबेकस देखो ये वाला ग्रीन वाला आपको दिख रहा है ना, एबेकस। और कैपिटल फिगर कौन सा हो गया, ये सबसे लास्ट वाला। ठीक है, ये आपका कैपिटल फिगर हो गया। ऑलराइट, तो समझ गए आप कि ये सारी चीजें आपकी हैं। ऑलराइट, तो समझ गए। तो डायग्राम आपको जैसे ही अगर आप बना सकते हो ना, डायग्राम आप ड्रॉ करिए, मार्क्स आपको ज्यादा मिलेंगे जहां पे आप ड्रॉ कर सकते हो। पिलर का तो डायग्राम आपको ड्रॉ करना ही चाहिए। ऑलराइट, चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं और समझते हैं अब बाकी सारी चीजों को। ऑलराइट, चलिए अशोकन पिलर आर यूजली मेड ऑफ चूनर, मतलब सैंडस्टोन। ये आपको ध्यान रखना है, चूनर सैंडस्टोन से मतलब अशोकन पिलर्स बनाए गए हैं जनरली। ऑब्जेक्टिव क्या था मतलब ये पिलर्स को बनाने का। देखो पिलर्स को बनाने का ऑब्जेक्टिव ये था कि मतलब बुद्धिज्म आइडियोलॉजी जो था ना उसको स्प्रेड करना। ऑलराइट, बुद्धिज्म आइडियोलॉजीज को स्प्रेड करना, और कुछ मैसेज राजा उस पर लिखा करते थे। बुद्धिज्म आइडियोलॉजी को लेकर के कुछ अपने मैसेज भी लिखा करते थे। ठीक है, तो इससे जनता से जुड़ाव होता था, और जनरली आप देखोगे उस जगह पे रहता था। ठीक है, जहां पे कि लोग ज्यादा आए। ऑलराइट, तो उस जगह पे पिलर बनाया जाता था। ओके, अब देखिए लैंग्वेज की बात करेंगे। वहां पे जो मतलब जो लिखा जाता था ना, मतलब एडिक्ट्स जो होते थे वो जनरली पाली एंड प्राकृत में देखे गए हैं। कुछ ग्रीक एंड मतलब अरेमिक लैंग्वेज में भी देखे गए हैं, लेकिन जनरली कौन से थे, पाली एंड
प्राकृत में थे। ओके, आर्किटेक्चर की अगर मैं बात करूं तो ये 4 पार्ट्स में होता है, ऑलरेडी मैंने बता दिया। शाफ्ट के बारे में मैंने बता दिया, कैपिटल के बारे में बता दिया, एबेकस के बारे में बता दिया, एंड कैपिटल फिगर के बारे में मैंने अभी बता दिया। चलो शाफ्ट के बारे में एक और चीज बता देता हूं। ये जो शाफ्ट आप देख रहे हो ना, ये मोनोलिथिक होता था, यानी टोटल जो पोर्शन आप देखोगे ना, ये टोटल पोर्शन, ठीक है, ये मोनोलिथिक यानी एक ही पत्थर का बना हुआ है, यानी एक पत्थर को लिया और उसी में क्या करा, खांचे वाचे मतलब किसी तरीके से, ठीक है, इसमें वर्किंग करी और ये स्ट्रक्चर बना करके लिया। ऑलराइट, आप सोचो कि कितनी बड़ी कारीगरी उस टाइम की होती थी। ठीक है, कैपिटल मैंने बता दिया, कैपिटल कैसा होता था, लोटस शेप्ड होता था या फिर मतलब बेल शेप्ड होता था। एबेकस की मैंने बात करी, वो सर्कुलर या फिर रेक्टेंगुलर होता था, ऊपर वाला ये वाला, ठीक है, ये वाला पोर्शन इसको एबेकस बोलते हैं, सर्कुलर माना जाएगा या फिर रेक्टेंगुलर। और कैपिटल फिगर की बात करें, सारनाथ में तो ऐसे लॉयन है, 4 लॉयन है। और वैसे बात करें तो अलग अलग अगर आप पिलर्स में देखोगे तो बुल आपको मिलेगा, लॉयन मिलेगा, एलिफेंट मिलेगा, एटसेट्रा, राइनोज भी मिलेगा। ओके, तो गाय नहीं मिलता, ये आप याद रखना, मतलब प्रीलिम्स का मतलब एक फैक्ट है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मिलती हैं, क्या मिलती हैं, बुल, लायन, एलिफेंट, राइनो, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। ऑलराइट, चलिए पिलर्स अभी और भी है। पिलर्स में देखो, अब क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, इस तरीके से पूछा जा सकता है कि आर्कमेनियन पिलर्स से कैसे ये सिमिलर है और कैसे ये डिफरेंस है। इसी से आप आइडिया लगा पाओगे कि क्या ये विदेशी इन्फ्लुएंस है इस पे या फिर नहीं है। ऑलराइट, तभी तो हम पता कर पाएंगे, ठीक है ना। तो हम बात क्या कर लेते हैं, सिमिलैरिटी की बात कर लेते हैं एंड डिफरेंसेस की, दोनों की बात कर लेंगे, सिमिलैरिटी की एंड डिफरेंसेस की। ओके, तो वन बाय वन मैं आ जाता हूं सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस के बारे में। ठीक है, सिमिलैरिटी में पहली बात करते हैं, पॉलिश्ड स्टोन्स एंड मोटिव्स। आप देखोगे कि मतलब ऑलमोस्ट ऑल, मतलब कोई भी चीज आप देखोगे ना आर्ट में, यहाँ पे आर्किटेक्चर, जितने भी आर्किटेक्चर मैं लेकर के आऊंगा उन सब में मौर्यन टाइम में आप पाओगे कि उस टाइम पे पॉलिशिंग बहुत ही प्रॉपर होती थी, यानी चमकदार बिल्कुल पॉलिशिंग होती थी। ठीक है, पत्थर पे मतलब पत्थर को इस तरीके से चमका दिया जाता था। ठीक है, पॉलिशिंग बड़ी परफेक्ट होती थी। और सेम चीज देखा गया है ईरान के अंदर, ठीक है, ये सारी चीजें होती थी, तो फिर ये सिमिलैरिटी देखी गई। ऑलराइट, सेकंड देखते हैं प्रोक्लेमेशन, यानी जो चीजें लिखी हुई हैं। ओके, एडिक्ट्स जो लिखे हुए थे ना, तो वो देखा गया है कि जैसे कि इंडिया के अंदर मौर्यंस क्या करते थे, बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए, यानी बुद्धिज्म की टीचिंग्स को उस पर क्या करते थे, मतलब राइट करते थे एडिक्ट्स पे, मतलब ना वहाँ पे लिखते थे। और सिमिलरली ईरान में भी सेम चीज देखी गई है कि मतलब एक पर्टिकुलर मतलब सेक्ट को लेकर के मतलब उनका प्रभाव, ठीक है, देखा गया है। ऑलराइट, थर्ड वन इज थर्ड पर्सन। ऑलराइट, थर्ड पर्सन की बात करेंगे, इंस्क्रिप्शन ऑफ बोथ एम्पायर्स बिगिन इन थर्ड पर्सन एंड देन मूव टू फर्स्ट पर्सन। इसका मतलब क्या हुआ, देखो बात मैं अगर करूं तो मतलब सबसे पहले ये जो बात करेगा ना, ठीक है, एडिक्स की बात करो तो उसमें मतलब बुद्धा की बात होगी, और बुद्धा की बात करते करते फिर बात क्या होगी, फिर बात होगी ये अशोका की। दैट मीन थर्ड पर्सन की बात पहले होगी, उसके बाद किसकी बात होगी, उसके बाद अशोका की बात होगी। ऑलराइट, तो ये हुई सिमिलैरिटी। ऑलराइट, अभी डिफरेंसेस की भी बात कर लेते हैं। डिफरेंसेस में देखिए क्या है, फर्स्ट वन क्या है, द कैपिटल फिगर। कैपिटल मैंने आपको दिखा दिया था मतलब लास्ट फिगर में। ठीक है, देखो कैपिटल क्या था कि हर किसी में मतलब ऐसा कुछ था नहीं। ठीक है, अगर आप बात करोगे कि मौर्यन पिलर्स एक दूसरे से डिफरेंट देखे गए हैं, तो मौर्यन पिलर्स क्या थे, जैसे कुम्हरहार हॉल की बात करें तो वहां पे मतलब कैपिटल एब्सेंट देखा जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मतलब अगर आप बात करोगे ना कि मतलब वेयर पिलर्स एट, मतलब अगर मैं बात करूं कि ईरानियन पिलर्स की, ठीक है, तो एलोबरेट कैपिटल फिगर्स उनके देखे गए हैं। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं द शेप ऑफ ऑर्नामेंटेशन। ठीक है, मतलब देखो शेप ऑफ ऑर्नामेंटेशन कैसा था कि जैसे ये देखो, ये देख रहे हो ना आप, ये लोटस शेप है ना। ठीक है, किसका, ये मौर्यन का है। ठीक है, मौर्यन का कैसा है, ये लोटस शेप है, लेकिन वहां पे मतलब ईरानियन देखोगे ना वो भी लोटस शेप ही है, लेकिन इंडियन से थोड़ा सा डिफरेंट है। ऑलराइट, बिल्कुल सिमिलर नहीं है। ठीक है, तो उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, पिलर सरफेस, सरफेस की अगर आप बात करो तो सरफेस देखोगे कि इंडियन, मैंने बताया था इंडियन का बड़ा ही स्मूथ आपको मिलेगा।
ठीक है। सरफेस जो है ना, इंडियन सरफेस, मौर्यन सरफेस ना बहुत ही ज़्यादा स्मूथ मिलेगा कंपैरिजन टू किसका, ईरानियन। ठीक है, उनका थोड़ा सा रफ मिलेगा। ओके, चलिए आर्किटेक्चरल स्कीम की बात करते हैं। अगर मैं बात करूं स्कीम की, तो आप यहाँ पे देखोगे कि मतलब जनरली जो ये जो पिलर्स होते थे ना, ठीक है, मौर्यन टाइम पे, तो आप देखोगे कि अकेले या फिर साथ साथ, यानी एक दो तीन चार पांच भी मतलब हो सकते हैं एक जगह पे पिलर्स, और अकेले भी पाए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे सारनाथ अकेला है। ठीक है, तो उस तरीके से। लेकिन यहाँ पे ईरानियन अगर आप देखो, ईरानियन एक साथ महल में देखो एक ही साथ बहुत ढेर सारे, ठीक है, पिलर्स हुआ करते थे। ऑलराइट, तो यहाँ पे मतलब आर्किटेक्चरल स्कीम में क्या है, डिफरेंस है। ओके, चलो अब साफ्ट की बात कर लेते हैं। साफ्ट के बारे में अगर मैं बात करूं तो क्या है कि साफ्ट जो है ना, ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो मोनोलिथिक है हमारा जो मतलब साफ्ट है, वो क्या है, वो मोनोलिथिक है। और आप देखोगे कि अगर ईरानियन साफ्ट की बात करो तो वो मोनोलिथिक लिथिक नहीं है। वो क्या कर रहा है कि एक के ऊपर एक इस तरीके से क्या करा हुआ है, बिठाया हुआ है। ठीक है ना, तो उस तरीके से स्ट्रक्चर तैयार करके बिठाया हुआ है। तो साफ्ट में इस तरीके से डिफरेंस है। ये देखो इंडियन साफ्ट जो है, मतलब मौर्यन साफ्ट जो है, वो कैसे है, ठीक है, मोनोलिथिक है। ठीक है ना, चलिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें थी। और भी कुछ है तो आप देख लेते हैं। और एक एक डिफरेंस था कि उनके साफ्ट की अगर बात करो ना, कि अगर ईरानियन साफ्ट की बात करो, देखो अगर बात करूं मैं इंडियन साफ्ट की, तो बड़ा ही स्मूथ आपको दिखेगा। जैसे कि हाँ, इंडियन साफ्ट बिल्कुल इस तरीके का दिखेगा, बिल्कुल स्मूथ। ठीक है, बिल्कुल प्लेन दिखेगा आपको इस तरीके से, बिल्कुल प्लेन। ऑलराइट, और अगर मैं बात करूं ईरानियन प्लेट साफ्ट की, तो देखो किस तरीके का दिखेगा। ईरानियन साफ्ट ना इस तरीके रहेगा और खांचे बने होंगे। देखो ये ना एक खांचा बना हुआ, समझ रहे हो ना, बीच बीच में एक खांचा बना होगा। ठीक है, खांचा थोड़ा सा बना रहता है उसके अंदर। ठीक है ना, तो उस तरीके से उनका साफ्ट होता है। तो यहाँ पे साफ्ट में भी डिफरेंसेज हैं। ऑलराइट, तो ये सारे डिफरेंसेज आपको ध्यान रहने चाहिए। तो मैंने क्या बात कर लिया, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेज की यहाँ पे बात कर ली। देखो ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, अगर आप पिक्टोरियल व्यू दे पाओ ना किसी तरीके से, ठीक है, तो एग्जामिनर के लिए बड़ा ही आसान हो जाता है। ऑलराइट, चलिए अब बात करते हैं पिलर्स के बारे में थोड़ा बहुत। अगर आपको एग्जाम्पल देना हो तो यहाँ पे ढेर सारे मैंने एग्जाम्पल आपके लिए लिख लिए हैं। तो आपको मतलब जितनी सुविधा हो, जितना याद आ पाए आपको एग्जामिनेशन हॉल में, उतने आप यहाँ वहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए एडिक्ट्स की अगर बात करो तो 7 पिलर एडिक्ट्स हैं, एडिक्ट 1, एडिक्ट 2, इस तरीके से। देखो प्रीलिम्स में इस पे क्वेश्चन जनरली आता है। ठीक है, कुछ एक एडिक्ट अगर आपको याद है तो वहाँ पे आप पुटअप कर सकते हो। ठीक है, मैंने आपके लिए लिख दिया। जैसे एडिक्ट 6 की बात करें तो धम्मा पॉलिसी की बात कर रहा है। इसी तरीके से आपको कुछ भी याद हो ना, ठीक है, तो आप वहाँ पे पुटअप कर सकते हो। ठीक है, अब इंस्क्रिप्शन मतलब ना मेजर पिलर इंस्क्रिप्शन सारनाथ की बात करेंगे। ठीक है ना, तो चलो, ठीक है, ये सॉरी ये सारनाथ यहाँ पे था। ठीक है, सारनाथ यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या है ये कि मेजर पिलर इंस्क्रिप्शन की बात करेंगे। लायन कैपिटल कौन सा वाला है, ये है आपका सारनाथ की बात कर रहा है। ठीक है ना, ये सारनाथ की बात कर रहा है। तो सारनाथ आपको पता ही है कि मतलब ये कि मतलब किस चीज के लिए, ये धर्म चक्र परिवर्तन ऑफ बुद्धा को मतलब बिलोंग करता है। आपको पता है ना धर्म चक्र परिवर्तन किसको कहते हैं, मतलब फर्स्ट सेरेमन जो दिया था ना बुद्धा ने, ठीक है, तो उसी चीज को बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। ऑलराइट, चलिए अब और भी मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ इसको। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं वैशाली पिलर बिहार में है। ठीक है, और संकिसा पिलर ये यूपी में है। लौरिया नंदनगढ़ ये चंपारण में है। ठीक है, लौरिया अरर अरराज ये कहाँ पे, ये भी चंपारण में है, बिहार में। ठीक है, और इलाहाबाद पिलर ये उत्तर प्रदेश में है। तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं मेजर पिलर इंस्क्रिप्शन के। ठीक है, कौन कौन सा, सारनाथ, वैशाली, ठीक है, संकिसा, लौरिया एंड इलाहाबाद पिलर। ऑलराइट, तो ये सारे कुछ माइनर पिलर्स के भी एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, रेमेंडाई पिलर है ये आपका। ठीक है, और ये निगली सागर पिलर इंस्क्रिप्शन है, ये नेपाल में है जनरली। ठीक है, तो ये भी कुछ एग्जाम्पल्स है। देखो आपको जितने एग्जाम्पल्स वहां पे याद आ रहे हैं ना, ठीक है, एग्जाम हॉल में, वो आप उतने सारे एग्जाम्पल लिखिए। और अगर इनके फीचर्स आपको पता है, ठीक है, जैसे सारनाथ लायन कैपिटल के बारे में आप लिखिए ही लिखिए, उसके फीचर्स तो आपको पता ही है कि मतलब उसके टॉप पोर्शन को क्या ले लिया गया है।
ठीक है, उसको नेशनल एम्बलम में शामिल किया गया है। ठीक है, इसी तरीके से जो भी जिसके बारे में भी आपको जानकारी है आप उसको मेंशन करिए। ठीक है, मार्क्स फैच करेगा। ओके, चलिए पिलर्स के बाद हम किसकी बात करेंगे? पिलर्स के बाद बात कर लेते हैं स्तूपाज की। ठीक है, तो स्तूपाज में देखो, स्तूपाज में भी आपको क्या करना चाहिए? डायग्राम बनाना चाहिए। तो चलो मैं आपके लिए एक डायग्राम बना करके बता देता हूं कि किस तरीके का डायग्राम आपको जनरली बनाना चाहिए। ये देखो, ये क्या है, एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया है। ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये सपोज कर लो यहाँ पे बुद्धा की अस्थियां हैं। ओके, यहाँ पे बुद्धा की अस्थियां हैं और इसके चारों ओर ये देखो, ये एक अंडाकार एक चीज बनेगी। ये देखो, ये एक अंडाकार चीज बन गई। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अंडा। ठीक है, ये एक हेमिस्फेरिकल माउंड बन गया, इसको क्या बोलते हैं? अंडा बोलते हैं। अब इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके ऊपर अगर आप चलोगे तो फिर क्या बनेगा? आपका परिदक्षिणा पथ बनेगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं बात कर लूं, उससे पहले मैं बात कर लेता हूं आपकी डिफरेंट चीज़ों की बात कर लेता हूं। चलो मैं बात कर लेता हूं हर्मिका की बात कर लेता हूं। देखो, अंडा के ऊपर आप देखोगे तो इस तरीके से आपका क्या होगा? हर्मिका होगा। ठीक है, और हर्मिका के ऊपर क्या लगा होता है? उसके ऊपर होती है आपकी छतरी। ये देखो इस तरीके से होता है, इस तरीके से 3 लाइन मैंने डाल दिया ना। ये देखो, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन। ठीक है, तो ये किस चीज को, देखो 3 जो चीजें हैं ना, ये किस चीज को मतलब दिखाता है? बुद्ध ऊपर वाला क्या बताएगा? बुद्ध को बताएगा। नीचे बीच वाला बताएगा मिडल वाला धम्मा, और सबसे नीचे वाला बताएगा संघ। बुद्ध धम्म संघ को यहाँ पे डिनोट करेगा। तो देखो, अगर बुद्धिज्म का इन्फ्लुएंस अगर आप बोलोगे ना, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा दिख रहा है आपको। कहाँ पे? स्तूपा में दिख रहा है ना आपको, बुद्ध धम्म संघ, मतलब ये दिख रहा है। ये देखो, ये उसके रेलिक्स हैं। ठीक है, उनकी अस्थियां। ये देखो ग्रीन वाला जो है ना, ये वाला, ये बुद्धा की क्या है? अस्थियां हैं। ग्रीन वाला जो पोर्शन मैंने बता रखा है, और ये अंडाकार मैंने बना रखा है। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं हम? परिदक्षिणा पथ भी अभी मैं बनाऊंगा। ठीक है, ये देखना, परिदक्षिणा पथ बनाऊंगा। और इस परिदक्षिणा पथ में क्या होता है? लोग मतलब क्या करते हैं? घूमते हैं। ठीक है, जैसे मतलब परिक्रमा करते हैं ना, उस तरीके से ये रहा आपका परिदक्षिणा पथ। ऑलराइट, ये रहा आपका परिदक्षिणा पथ। और उसमें मैं क्या करता हूं? परिदक्षिणा पथ में 4 गेट होते हैं। ठीक है, ये देखो 4 गेट मैं बना देता हूं, 1 2 3 4। ये 4 गेट मैंने बना दिए। अब चारों की मतलब बता देता हूं कि 4 किस किस चीज को डिनोट कर रहा है। देखो, आपका मतलब बुद्धा का जन्म कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। ठीक है, तो ये देखो, ये जन्म को मतलब डिनोट कर रहा है, यानी बर्थ को, लुम्बिनी नेपाल। ठीक है, उसके बाद फिर ये इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी। तो ये वाला आ गया। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, एनलाइटमेंट मिला था। ठीक है, थर्ड देखो कि सारनाथ में क्या करेंगे? ठीक है, ये क्या करेंगे? धर्म चक्र परिवर्तन, यानी क्या करेंगे? फर्स्ट सेरेमन देंगे। कहाँ पे? सारनाथ के अंदर। ठीक है, और उसके बाद कुशीनगर में क्या हो जाएगी? उनकी डेथ हो जाएगी। ठीक है ना, महापरिनिर्वाणा उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो 4 गेट्स है ना, तो बुद्धा के 4 जो मतलब लाइफ इवेंट है, उसको ये दर्शाता है। तो जिस तरीके से मैंने ये डायग्राम बनाया है ना, उस तरीके से आपको डायग्राम क्या करना है? ड्रॉ करना है। चलो मैं कुछ चीजें बता देता हूँ। ये देखो, अंडा यहाँ पे देख रहे हो ना, अंडा, अंडा किसको बोलते हैं? देखो, ये है आपका अंडा। ठीक है, हर्मिका, हर्मिका किसको कहते हैं? हर्मिका देखो, ये वाला है ना, ये है आपका हर्मिका। उसके बाद क्या है? छतरी। ठीक है, ये देखो, ये है आपकी छतरी। ठीक है ना, तो ये तीनों चीजें मैंने आपको बता दी। ऑलराइट, तो डायग्राम आपको बनाना बहुत कंपलसरी है। अगर आप बनाते हो तो मार्क्स आप उठा ले जाओगे। ऑलराइट, मैं इसको मिटा देता हूं और बात करते हैं और जो चीजें यहां पे लिखी है। ऑलराइट, आप समझ रहे हो? ठीक है, अब चलते हैं कि क्या कुछ चीजें हैं यहाँ पे। स्तूपाज वर बरियल माउंट प्रिवेंट इन इंडिया फ्रॉम द वैदिक पीरियड। ठीक है, मतलब आप, मैंने बता दिया बरियल माउंट्स ही थे ये। ठीक है, आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो देखो, अंडा, हर्मिका एंड ये छतरा। ठीक है, छतरी भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी बात मैंने कर ली ऑलरेडी। ठीक है, तो चलिए, मटेरियल कौन सा मटेरियल यूज होता है? देखो, मतलब अंदर जो यूज होता है ना, वो तो यूज होगा आपका कोर के अंदर, आपका यूज होगा अनबर्न्ट ब्रिक्स। ठीक है, ये मतलब बिना जले हुए ईंटे। ठीक है, और फिर बाहर आपका क्या होगा? बाहर होगा बर्न्ट ब्रिक्स। ठीक है, यानी सॉलिड ब्रिक्स।
आपका यूज होगा। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल से देख लेते हैं। एग्जाम्पल है आपका सांची स्तूपा, कहाँ पे वो एमपी में है। ठीक है, उसके बाद ये पिपरवा स्तूप है, ये मतलब यूपी में है। ठीक है, और ये डेथ ऑफ बुद्धा के बाद ये जो है ना राजगिरी, देखो उनके जो रेलिक्स थे ना, रेलिक्स मतलब समझ रहे हो ना कि उनकी अस्थियां थी। तो बुद्धा की जो अस्थियां थी ना, वो 9 जगह पे, मतलब उनकी प्योर अस्थियां जो थी वो 9 जगह रेलिक्स लगाया गया है। ठीक है, अंडा के बीच में मैंने बताया था ना कि वहां पे रेलिक्स लगती थी। ठीक है, तो वो देखिए कौन कौन से जगह पे लगी हैं, वो देख लो आप। राजगिरी, वैशाली, कपिल वस्तु, ठीक है, अलकप्पा, ठीक है, ये रामग्रामा, ठीक है, वैतपिदा, पावा, कुशीनगर एंड पिपलीवाना। ठीक है, तो ये सारे मतलब जगह है जहाँ पे आपका क्या है कि बुद्धा के रेलिक्स, मतलब प्रॉपर, मतलब जो जलाया जाता है ना तो पे हड्डियां बच जाती है ना, उसी को रेलिक्स बोलते हैं, उसको प्रॉपर लगाया गया है। ठीक है ना, वो प्रॉपर वाला। और बाकियों में क्या होता है ये भी मैं बता देता हूँ। बाकी सारे स्तूप में क्या होता है कि उसी रेलिक्स के पास से एक ईंट जो होता है ना, वो जो अनबर्न्ट ये ब्रिक्स वाला ईंट है, ठीक है, उसको उठा करके उस जगह पे लगा दिया जाता है, क्योंकि ब्रंट मतलब अब तो रेलिक्स तो इन्हीं 9 जगहों पे लगा है ना। ठीक है, तो बाकी जो जगह बच गए ना वहां पे उनकी ईंट, एक अनबर्न्ट ईंट उठा करके लगा दिया जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये तो खैर वो सारी चीजें हैं। ठीक है, कहानी में बता रहा था थोड़ा बहुत। चलिए, स्तूपा एट बैरूत राजस्थान, ये भी आप एग्जाम्पल में दे सकते हो। ठीक है, सरकम एम्बुलेटरी पासवे, मतलब ना इसका काफी बढ़िया है। ऑलराइट, तो ये तो थी स्तूपा की बात। चलिए, स्तूपा में थोड़ा बहुत और भी है। ठीक है, तो चलो इसको भी डिस्कस कर ही लेते हैं। तो डिपिक्शन ऑफ स्तूपा, मतलब बुद्धा एट स्तूपा, देखो बुद्धिज्म का कितना इन्फ्लुएंस है इसको और समझते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको बुद्धिज्म का इन्फ्लुएंस बता दिया है। ठीक है, सिंबल्स की अगर मैं बात करूँ, जैसे कि मतलब फुटप्रिंट्स, लोटस थ्रोन्स, ठीक है, चक्र, स्तूपाज, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको मतलब सिंबल्स के रूप में, बुद्धा के सिंबल्स के रूप में आपको दिखेंगी किसमें, स्तूपा के अंदर। ठीक है, जातका स्टोरी आपको कहाँ पे मिलेंगी, मैंने आपको बताया था ना, प्रदक्षिणा पथ है, उसके बाद फिर 4 गेट हैं। ठीक है, तो जब आप गेट के पास जाओगे ना, तो गेट के बाहर ना मतलब आपको दिखेगा वहां पे जातका स्टोरीज, मतलब वो होंगी, यानी पिक्टोरियल समथिंग कुछ लिखा होगा और उसका कुछ मतलब होता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, जातका स्टोरीज बोलते हैं। ऑलराइट, चलिए, और क्या चीज है, थर्ड भी देख लेते हैं। थर्ड क्या है, द चीफ इवेंट्स, जैसे कि मैंने इवेंट्स आपको बता दिए ना, 4 इवेंट्स, यानी जन्म, उसके बाद फिर ये ज्ञान की प्राप्ति, फिर मतलब फर्स्ट सेरेमन एंड फिर महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु। ठीक है, उसके साथ साथ यही सारी चीजों के बारे में यहाँ पे अलग अलग स्तूपाज में बात करी गई है। ठीक है ना, चलिए, तो ये था स्तूपा का महत्व। इसके बाद बात करेंगे केव आर्किटेक्चर की। ठीक है, तो ये जो आप केव देख रहे हो ना, ठीक है, ये कौन सा केव है, ये जो आप केव देख रहे हो ये है आपका बराबर केव। ठीक है, ये जो एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूं ना मैं, ये आपका बराबर केव है। चलिए, देखते हैं और इसके बारे में क्या है। अगर इसका भी डायग्राम बना सकते हो तो इसका डायग्राम तो बड़ा ही आसान हो गया ना। इस तरीके से आप एक डायग्राम उसको लो और इस तरीके से आप मतलब इसको सजावट थोड़ा बहुत कर दो। ठीक है, आप देखो डायग्राम जो है ना, मतलब प्रॉपर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप बस इस तरीके से अब इसको बढ़ा दो इस तरीके से, तो ये क्या बन गया, ये आपका मतलब केव बन गया। ठीक है, जनरली देखो कितना आसान है बनाना। ऑलराइट, तो इस तरीके से आप डायग्राम बनाओगे ना तो मार्क्स बड़ा ही फैच करोगे। ओके, चलिए, केव किस लिए यूज होता था जनरली, केव होता था आपका, यूज होता था वो विहारा के रूप में यूज होता था। चलो यहाँ पे कंसेप्ट आपको बता देता हूँ। एक होता है चैत्या, एक होता है विहारा। ठीक है, चैत्या क्या होता है, चैत्या वो जगह होती है जहां पे मॉन्क क्या करते हैं, वॉरशिप करते हैं। क्या करते हैं, वॉरशिप प्लेस होता है वो। और विहारा क्या करता है, विहारा कौन सी जगह होती है, जहां पे वही मॉन्क क्या करते हैं, रेस्ट करते हैं, यानी रेस्ट करने की जगह और पूजा करने की जगह। पूजा करने की जगह को क्या बोलते हैं, बुद्ध, मतलब बुद्धिस्ट जो होते हैं जो पूजा करते हैं उसको क्या बोलते हैं, चैत्या। और मतलब जहां पे रेस्ट करते हैं उसको बोलते हैं विहारा। ठीक है, ठीक है ना। चलिए, तो अब बात करेंगे आगे। ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड केव्स वर जनरली यूज्ड एज विहारास, जनरली बात कर ली। की फीचर्स की बात करेंगे। की फीचर क्या है, हाईली पॉलिश। देखो ये तो आप कहीं पे भी लगा दो कि मौर्यन के टाइम पे जो भी चीजें बनी थी वो हाईली पॉलिश थी। केव भी किसी से बना है, देखो ये जो है पत्थरों का ही बना हुआ है। ठीक है, स्टोन्स का।
तो मैंने बताया था स्टोन मास्टरपीस आपको नजर आएगा, जैसा कि इंट्रोडक्शन में आपने लिखा हुआ है, तो उसी को आप वैलिडेट यहाँ पे कर रहे हो। ठीक है, हाईली पॉलिश्ड है, देखो सब कुछ हाईली पॉलिश्ड है एंड डेकोरेटिव भी है। ये देखो डेकोरेशन काफी अच्छा है, जैसा कि मैंने अभी बना करके आपको दिया था, डेकोरेशन भी आपका बड़ा शानदार सा है। ऑलराइट, एग्जाम्पल्स की बात करें तो बराबर केव हैं, इनके 4 केव बड़े ही मतलब ना फेमस हैं, तो देखते हैं कि कौन कौन से हैं। ये है आपका कर्ण चौपर, सुदामा केव, लोमस ऋषि केव और विश्वामित्र केव। ठीक है, ये 4 बड़े ही फेमस हैं। ठीक है, उसके बाद फिर नागार्जुना केव की भी बात कर लेंगे। ठीक है ना, तो ये सारे एग्जाम्पल्स आप वहां पे पुट अप कर सकते हो। ठीक है, जितने एग्जाम्पल दोगे उतना ही आपके लिए बढ़िया है। ओके, मैं मार्क्स ना मतलब फैच करने के तरीके बता रहा हूं आपको। ठीक है, मतलब लिखने को तो कोई भी लिख देगा, लेकिन आपको क्या करना है उसी में क्या है कि मतलब थोड़ा सा मतलब बेटर लिखना है। फिगर मतलब डायग्राम्स वगैरह बनाने हैं, चार्ट वगैरह बन सके तो बनाइए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स दीजिए। ठीक है, इंट्रोडक्शन बढ़िया होना चाहिए, कंक्लूजन बढ़िया होना चाहिए, बॉडी जो होनी चाहिए वो आपकी मतलब पॉइंट में लिखी होनी चाहिए, इस तरीके से। चलिए, अब इसके बाद चलते हैं स्कल्पचर के बारे में बात करते हैं। तो ये देखो मतलब यक्ष एंड यक्षिनी की बात हुई है। ये देखो यक्षिनी जो है इसका ये डायग्राम है, ये कहाँ का है, ये दीदारगंज की यक्षिनी है। ठीक है, ये देखो मतलब फ्रंट एंड बैक दोनों का पिक्चर है ये। ठीक है, ये मतलब ये एग्जांपल मैंने बता दिया। तो यक्ष एंड यक्षिनी देखो, 2 ऑफ द मोस्ट फेमस स्कल्पचर ऑफ द मॉडर्न पीरियड आर यक्ष एंड यक्षिनीज। देखो ये किस किस धर्म से जुड़ा हुआ है, ये जैनिज्म से भी जुड़ा हुआ है, हिंदुइज्म से भी जुड़ा हुआ है एंड बुद्धिज्म से भी जुड़ा हुआ है। वैसे ये बताइए जैनिज्म और हिंदुइज्म कौन से मतलब ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ है जनरली। ठीक है, तो ये किससे है, ये है श्रमणा ट्रेडिशन से। कौन से ट्रेडिशन से, श्रमणा ट्रेडिशन से, मतलब फॉर द जनरल नॉलेज। ठीक है, और एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये एग्जांपल है टॉर्सो ऑफ द न्यूड मेल फिगर फाउंड एट कहां पे, लोहनीपुर एट पटना। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स भी आप ध्यान रखना। ठीक है ना, चलिए इसके बाद चलते हैं। स्कल्पचर के बाद क्या बच गया, एक पॉटरी बच गया। ये देखो पॉटरी, देखो कितना शानदार लग रहा है दिखने में, आप देख रहे हो ना। ये डायग्राम देखिए, आप डायग्राम से ही पता चल जाएगा कि कितना लस्ट्रस ये पॉटरी है। ठीक है, मतलब इसकी फिनिशिंग देखो आप, फिनिशिंग से ही पता चल जाएगा इतना पुराना होने के बावजूद इतना अच्छा कैसे हो सकता है कुछ भी। ठीक है, तो देखो पॉटरी जो मॉडर्न टाइम पे मिलती थी उसको बोलते थे, मतलब अभी जो बोलते हैं नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। क्यों ब्लैक पॉलिश्ड वेयर जनरली, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में मिलता है ये, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, NBPW। ठीक है, ये ब्लैक पेंट होता है और हाईली लस्ट्रस फिनिश इसकी देखी गई है। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, कोसाम्बी एंड पाटलिपुत्र वर द सेंटर्स ऑफ NBPW पोट्री। चलो इसके साथ एक और बात कर लेते हैं, IBC की बात कर लेते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है ना, हड़प्पा संस्कृति की बात कर लेते हैं। तो IBC के टाइम पे कौन सी पोट्री मिलती थी, ठीक है, उस टाइम पे मिलती थी रेड एंड ब्लैक वेयर। ठीक है, रेड एंड ब्लैक वेयर मिलती थी। और मॉडर्न के टाइम पे कौन सी है, वो है NBPW, दैट मीन्स नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। ऑलराइट, चलिए पॉटरी के बाद अब क्या बच गया, जी हाँ, आपने क्या किया, इंट्रोडक्शन पार्ट जैसा कि मैंने आपको बताया आपने कंप्लीट कर लिया। इंट्रोडक्शन में आपने क्या बताया था, इंट्रोडक्शन में आपने बताया था बुद्धिज्म जो है, मतलब आज की अगर बात करो कंटिन्यूटी की, तो मतलब उसको ना आप ओरिजिन ऑफ मतलब ये आर्ट एंड आर्किटेक्चर बता सकते हो। ठीक है ना, ओरिजिन ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर बता सकते हो, यहीं से आर्ट एंड आर्किटेक्चर स्टार्ट हुई। और बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुइज्म, आजीविका उस टाइम पे मतलब ये सारे सेक्ट मतलब मौजूद थे। ऑलराइट, तो उसका भी प्रभाव वहाँ पे दिखता है। ये इंट्रोडक्शन की बात थी। तो बॉडी में मतलब बहुत ढेर सारी चीज़ें आपने बात कर ली। बॉडी में आपने मतलब कोट आर्ट की बात करी एंड मतलब इंडिविजुअल आर्ट की बात करी। ठीक है ना, तो दोनों को आपने ढंग से देख लिया। ठीक है, पिलर्स की बात कर ली, स्तूपा की बात कर ली, पैलेसेस की बात कर ली। ठीक है ना, केव्स की बात कर ली, स्कल्पचर की बात कर ली एंड पोट्री की बात हो गई। ठीक है, अब इसके बाद क्या बात करेंगे, कंक्लूजन की बात करेंगे। जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए इंट्रोडक्शन एंड बॉडी है उतना ही इंपॉर्टेंट, अब मैं तो कहूँगा उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हो जाएगा आपका, क्योंकि अंत भला तो सब भला। ठीक है ना, तो अब देखते हैं कि कंक्लूजन किस तरीके का होना चाहिए। तो कंक्लूजन मैंने ऑलरेडी बता दिया था आपको, अगर आपको ध्यान हो
फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, कंक्लूजन आपका पॉजिटिव होना चाहिए, आपके माइंडसेट को दर्शाता है ये, और फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, और इसको समअप करने वाला होना चाहिए, ठीक है ना, समअप करने वाला होना चाहिए, और जितना कुछ आपने लिखा है ना, ठीक है, उसको वैलिडेट कर रहा हो, ठीक है ना, उसको वैलिड, जितना कुछ आपने लिखा है अभी तक उसको वैलिडेशन प्रदान करता हो, ऐसा आपका क्या होना चाहिए, कंक्लूजन होना चाहिए। देखते हैं ऐसा कुछ है क्या, देखते हैं। द आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ दिस पीरियड वाज प्रोग्रेसिव। देखो प्रोग्रेसिव का मतलब आप समझ रहे हो, प्रोग्रेसिव का मतलब है कि डेट मीन्स वो प्रोग्रेस में रहा है, डेट मीन्स अपने आप को एवोल्यूट करता रहा है, ठीक है ना, एवोल्यूशन में रहा है, ठीक है। लिबरल एंड सेकुलर, डेट मीन्स वैसे तो वहां पे मतलब आप देखोगे कि मतलब धर्म का छाप है, लेकिन फिर भी आप वहां के मतलब अगर आप आर्किटेक्चर की बात करो तो वो आपको सेकुलर ही नजर आएंगे, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी विशेषताएं हैं किसकी, ये है मतलब मौर्यन आर्ट की, ये कंक्लूजन में आया, ठीक है। जितना आपने पढ़ा है ना उससे आपने ये क्या निकाला, आउटकम निकाला है। ओके, अब कुछ एग्जांपल्स दीजिए, क्यों वैलिडेट करना है आपको चीजों को, कि मतलब आपका मौर्यन आर्ट है ना वो सबसे बड़ा मतलब बहुत बढ़िया आर्ट है, तो कुछ एग्जांपल्स दीजिए, जैसे कि आप सांची स्तूपा का एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है, आप सारनाथ पिलर्स का एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है ना। तो मतलब ऐसे कुछ एग्जांपल्स दीजिए जिससे कि मतलब ना कि आपकी चीजें वैलिडेट हो जाए, ऑलराइट ना, ठीक है। तो इसको क्या कर सकते हैं हम, गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री भी कह सकते हैं, ठीक है। अब चलिए, हेंस अभी तक जो आपने बातें करी, हेंस इट कैन बी सेड दैट द आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ मौर्यन एम्पायर कॉन्स्टिट्यूट्स द कल्मिनेटिंग पॉइंट ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ इंडियन आर्ट। ये देखो, कल्मिनेटिंग पॉइंट ऑफ प्रोग्रेस ऑफ मतलब इंडियन आर्ट, तो ये आप लास्ट पॉइंट लिख रहे हो किसके लिए, मौर्यन आर्ट के लिए। तो ये आपको सब कुछ समअप कर रहा है, वैलिडेट कर रहा है, फ्यूचरिस्टिक है, ठीक है। सब कुछ आपने पॉजिटिविटी आपने शो करी है, लास्ट में ये नहीं लिखा कि ये कमी रह गई, ठीक है। आप लास्ट में जब भी कंक्लूजन लिखोगे हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ लिखोगे, तो इस तरीके का आपका कंक्लूजन होना चाहिए, ऑलराइट। तो आई होप आपको इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन का स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, और आप समझ गए होंगे कि एक बेटर आंसर राइटिंग लिखी कैसे जाती है, ऑलराइट। तो मैं आता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, किसी और टाइम में लेकर के आता हूं कोई और टॉपिक के बारे में। आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हो कि कौन सा टॉपिक मैं लेकर के आऊं आपके लिए जिसमें आपको प्रॉब्लम फेस हो रही है, ऑलराइट। तो बस इतना ही आज के लिए, तो मैं यहाँ से अलविदा लेता हूँ। आप मेरे वीडियोज़ को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड शुभ रात्रि।